अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हमारा C++ का लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि मैनी वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम कोई भी वैल्यू असाइन कर सके उसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं अपना लेज़र पेन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में क्या है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पे 10 जो वैल्यू है वो एट द सेम टाइम यानी कि एक ही स्टेटमेंट में दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को असाइन की जा रही है। ठीक है, a और b दोनों को 10 वैल्यू असाइन की जा रही है। नीचे इस तरह x, y और z तीनों अलग अलग वेरिएबल को एक ही स्टेटमेंट में 20 वैल्यू जो है वो असाइन की जा रही है। तो ये जो दोनों एग्जांपल है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की है कि जिसमें हम मल्टी वेरिएबल्स को सेम स्टेट में सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जिस तरह कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं हमारे पास। C++ language provides compound assignment operator that combine assignment operator with arithmetic operator। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि बेसिकली ये C++ लैंग्वेज का फीचर है, ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करके लिख सकते हैं। वो किस तरह है, इसकी एग्जांपल देखें। सबसे पहले इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में क्या है कि वेरिएबल आएगा, सबसे पहले वेरिएबल का नेम जो भी हम रखना चाहते हैं, फिर ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन प्लस करना चाहते हैं, माइनस या जो भी करना चाहते हैं, और उसके फिर बाद में इक्वल का साइन और फिर एक्सप्रेशन कि किस चीज़ को हम प्लस करना चाहते हैं। नीचे एग्जांपल है, देखें यहाँ पे क्या किया है, n प्लस इज इक्वल टू 10। अब ये दो अलग अलग ऑपरेशन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये असाइनमेंट ऑपरेशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑपरेशन हम सेम लाइन पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू n प्लस 10। ठीक, ये दोनों बेसिकली दो टाइप से लिखा जा सकता है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या होना था कि हमें ये दो अलग अलग लाइन में परफॉर्म करना पड़ना था कि n प्लस 10 करते हैं, उसके बाद जो n को है उसकी वैल्यू हम प्लस 10 कर देते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह लिखने के बजाय हमने क्या किया है, इसको इस तरह लिख दिया। अब इसमें भी सेम मतलब है कि पहले n में प्लस 10 होगा और जो वैल्यू आएगी, सपोज करें n में हमारे पास पहले 5 पड़ा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, n में 15 हो जाएगा, 10 करेंगे और वही वैल्यू जो है n को साइन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें a है, तो a स्टैटिक इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या है कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a जो भी वैल्यू है a की वो 5 से मल्टीप्लाई होके a में स्टोर हो रही है। ठीक है, इस मेथड को हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंतहाई इंपॉर्टेंट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 प्लस कर देता है उस वेरिएबल की वैल्यू में। ठीक है, जब भी हम लूप यूज़ करते हैं या कोई कंडीशन बेसिकली स्पेसिफिक लूप में जब हम स्पेशली यूज़ करते हैं तो हमें ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लाजमी चाहिए होता है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी लूप इनफिनिट हो जाएगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम कंडीशन को किसी एंडिंग पॉइंट पे पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 को प्लस कर देता है। इट इज़ डोनेटेड बाय सिंबल डबल प्लस। ठीक है, इसको डबल प्लस से डोनेट किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने फिजिकल क्लास में देखा भी था, हमने एक एग्जांपल की थी n+1 वाली कि n की वैल्यू जहाँ पे 10 होती थी। ठीक है, वहाँ पे लूप लगाई थी कि n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाए, तो उसमें हमने n++ किया था। बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप्स के होते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमने बिफोर वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल से पहले लिखा है। ठीक है, इसे प्रीफिक्स फॉर्म कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में।
तो प्री जहाँ पे आएगा वहाँ पे वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाएगा, और पोस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाएगा। ठीक है। पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होती है? इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोअर्स। ठीक है, कि पोस्ट फिक्स में क्या किया जाता है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। अब बाद में लिखने और पहले लिखने में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म सिमिलरली। ठीक है, जब हम कुछ छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं और वेरिएबल बहुत छोटा सा हो, लाइक प्लस प्लस किया है या माइनस माइनस किया है, तब दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है? द रिजल्ट ऑफ ए डबल प्लस एंड double plus a is same, but when it used in larger expression with other operators, prefix and postfix form work differently. ठीक है, जब हम किसी लार्जर एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करते हैं तो तब हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमने प्रीफिक्स यूज़ करना है या पोस्ट फिक्स यूज़ करना है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि वो जो इंक्रीमेंट कर देता है, इंक्रीमेंट करता है वो स्टेटमेंट रन होने के बाद करता है। प्रीफिक्स क्या करता है? स्टेटमेंट रन होने से पहले इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को रन करता है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं तब तो कोई मसला नहीं है, तब तो दोनों का जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। लेकिन जब हम किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू को प्लस करके आगे मज़ीद उसको एवेल्यूएट करना है या पहले एवेल्यूएट करना है फिर उसमें प्लस करना है। तो इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, वो जब हम प्रोग्राम करेंगे इस टाइप के आगे जाके फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम काम करते हैं, सेम टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर +1 करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर -1 करता है। ठीक है, सिंबल भी इनके मिलते जुलते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने देखा था डबल प्लस से डोनेट किया जाता था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल माइनस से डोनेट किया जाता है। ठीक है, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। ठीक है, और इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट में ये डिटेल में डिस्कस कराए हैं कि पोस्ट फिक्स क्या होती है, प्री फिक्स क्या होती है। ठीक है, डिफरेंस भी इसका डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्लास क्या होती है? आप लोगों ने मैट्रिक में 8th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे जहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते थे, एक लेंथी सी स्टेटमेंट लिखी होती थी जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते थे। पहले वो बार वाली वैल्यू को सॉल्व करते थे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते करते हम आखिर पे एक शॉर्ट आंसर निकालते थे। एक कैलकुलेशन हमारे पास एक आंसर आता था जो कि उसका आंसर होता था कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हम क्या करते थे, उसमें बेसिकली प्रेसिडेंसी का यूज़ करते थे कि पहले बार वाली वैल्यू को सॉल्व करना, ये प्रेसिडेंसी है, उसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती थी। ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम कोई भी स्टेप मिस कर देते थे कि पहले कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो आंसर टोटली डिफरेंट आता था। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में भी प्रेसिडेंसी यूज़ होती है। कंप्यूटर भी आंसर इसलिए करेक्ट निकालता है क्योंकि वो इस रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी क्या होती है? द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन आर एवेल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ठीक है, के ऑर्डर जिसमें जिसके ज़रिए किसी भी एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया जाता है जिस ऑर्डर में, उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, इसे हायरार्की ऑफ ऑपरेटर भी कहा जाता है। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑन प्रेसिडेंसी लेवल। ठीक है, हर ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक प्रेसिडेंसी लेवल होता है। द ऑपरेटर विद हायर आर एवेल्यूएटेड बिफोर द लोअर। ठीक है, कि जिनकी प्रेसिडेंसी हायर होती है वो पहले वैल्यूएट किए जाते हैं, वैल्यूएटेड किए जाते हैं, और जिनकी प्रेसिडेंसी लो होती है वो बाद में स्टेप बाय स्टेप वैल्यूएट किए जाते हैं। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ हम जाते हैं। अब लेवल देखें यहाँ पे क्या होता है, एन एक्सप्रेशन गिवन इन द पैरेंथेसिस वैल्यूएटेड फर्स्ट। ठीक है, हमने देखा था कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पैरेंथेसिस में कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाता है उसको सबसे पहले वैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर आर वैल्यूएटेड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम होती है। इसी तरह प्लस और माइनस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम होती है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी हमारी
ये पेरेंथेसिस वाले ऑपरेटर की होती है। उसके बाद जो उससे लोएस्ट होती है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की होती है। उससे लो प्लस और माइनस की होती है। ठीक है, अब क्लास ऑपरेटर असोसिएटिविटी क्या है कि आपने देखा यहाँ पे प्लस पिछले स्लाइड में कि हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम है, प्लस और माइनस की सेम है। जब हमारे पास सेम प्रेसिडेंसी के दो ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर associativity का देखा जाता है। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंसी आर एवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर associativity। ठीक है, कि जिस ऑर्डर में सेम प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर को एवेल्युएट किया जाए उसे ऑपरेटर associativity कहा जाता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, आप देखें। अब यहाँ पे देखें कि वो किस तरह एवेल्युएट किया जाता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर हम अभी नहीं डिस्कस करें, ये डिटेल टेबल है। ठीक है, आप इसको देख लेना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंसी हमारे पास सेम है, तो इसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किया जाएगा। पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व किया जाएगा, फिर राइट की तरफ जाया जाएगा। दोनों में से अगर दो हमारे पास सेम प्रेसिडेंसी वाले आ रहे हैं तो पहले देखा जाएगा लेफ़्ट पे पहले कौन सा आ रहा है। जो लेफ़्ट साइड से पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह ये लेफ़्ट टू राइट है, और कुछ राइट टू लेफ़्ट है, उसको राइट टू लेफ़्ट देखा जाता है अगर सेम प्रेसिडेंसी वाले आ जाएँ। ठीक है, अब क्लास इसको मैंने एक एग्जांपल की है यहाँ पे, उसको सॉल्व करते हैं। ये सपोज करें ये इस तरह का कुछ हमें एक्सप्रेशन आता था। ये तो बहुत स्मॉल सा एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन आते थे 8-9 में मैथ की बुक में, जिसमें कर्ली ब्रेसेस भी होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होती थी, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा कुछ मिक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लो जो प्रेसिडेंस है इसकी वो इनर स्क्वायर ब्रैकेट्स की, इनर पेरेंथेसिस की है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये इनर पेरेंथेसिस सॉल्व होंगी। ये 5 - 2 सबसे पहले करेंगे तो उसका आंसर तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। अब इसमें देखें सबसे जो लो प्रेसिडेंसी है वो इनर पेरेंथेसिस की है। हमारे पास बेसिकली अब एक ही ब्रैकेट बची है, तो इसकी ब्रैकेट्स की जो प्रेसिडेंसी है वो सबसे हाई है। तो इसको सोल्व करेंगे, 24/3 करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, अब क्लास हमने देखा था कि पेरेंथेसिस के बाद जो हायर प्रेसिडेंसी थी वो किसकी थी, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी। और यहाँ पे दोनों में से एक आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो 10 × 8 करेंगे तो 80 आंसर आएगा, और लास्ट पे +13 करेंगे हमारे पास 93 आंसर आएगा। देखें हमने एक एक्सप्रेशन को 93 जो इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर भी बेसिकली इसी फार्मूला को फॉलो करता हुआ है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी भी लार्ज ऑपरेशन को, तो वो इसी फार्मूला जो वैल्यूज़ को हैं या इसी प्रेसिडेंसी को फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली किसी भी डाटा टाइप के जो साइज है उसको मालूम करने के लिए यूज़ होता है। दिस साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू। ठीक है, तो हम ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जा सकता है कि इंट का साइज़ क्या होता है, इंट कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। ये वेरिएबल वाला हम जो चैप्टर है या वेरिएबल वाला टॉपिक ये पहले पढ़ चुके हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड द वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑपरेटर हमें आंसर देता है कि इस वैल्यू ने या इस वेरिएबल ने इतनी मेमोरी लोकेशन इतनी बाइट्स ऑक्यूपाइड की हैं कंप्यूटर में। इसका सिंटैक्स क्या होता है, साइज ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर हम ऑपरेंड लिख देते हैं जो भी हमने वेरिएबल लिखा हो। ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ ए मैंने इंट ए डिक्लेयर किया है पहले, और मैं बाद में साइज ऑफ ए लिखता हूँ, तो वो मुझे ए में ए ने जितनी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई की होगी मेमोरी में, वो मुझे बता देगा कि ए ने 2 बाइट ऑक्यूपाई की है या 4 बाइट जो भी ऑक्यूपाई की होंगी। ठीक है, बल्कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड।
ठीक है। कमेंट्स हमारी ऐसी लाइन होती हैं, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है कमेंट्स, ठीक है। अभी तो हम शॉर्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हम कोई लेंथी प्रोग्राम करेंगे तो हम हर जो प्रोग्राम का पार्ट होता है उसमें हम कमेंट्स लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम का पार्ट ये काम परफॉर्म कर रहा है, ये वाला पार्ट ये वाला काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लाइक मैं 2 नंबर को प्लस कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने एक प्रोग्राम उसमें फंक्शन लिखा है प्लस का, तो मैं ऊपर कमेंट डाल दूंगा कि ये फंक्शन जो है ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दूसरे फंक्शन के ऊपर कमेंट डाल दूंगा कि ये फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो कमेंट्स जो है ये बेसिकली होते तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते। तो कमेंट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम अपनी आसानी के लिए उर्दू में भी कोई कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज पर हमारा कीबोर्ड उर्दू प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो हम उर्दू में भी कोई कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, वो एरर नहीं देगा। अगर हम कमेंट्स के बगैर कोई ऐसा लफ्ज़ लिखेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा, ठीक है। The compiler ignores the comment and does not include them in the एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि कमेंट्स को इग्नोर कर देता है और वो उसके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता। कमेंट्स लिखने का तरीका क्या है? कमेंट्स आर नोट्स अबाउट डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। कमेंट्स क्या आते हैं कि कमेंट्स डिफरेंट लाइन्स के लिए कोई हम अपनी आसानी के लिए नोट लिखते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में, अपनी आसानी के लिए लिखना है। अगर हमने सिंगल लाइन को कमेंट करना हो, किसी सिंगल स्टेटमेंट को कमेंट करना हो, तो उसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है डबल बैक स्लैश, ठीक है। किसी भी लाइन के स्टार्ट में आप डबल बैक स्लैश डाल देंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में वो ग्रे सी हो जाएगी, ठीक है। तो वो ना तो आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करें, कोई भी उर्दू में लिखते हैं, सिंटैक्स फॉलो ना करें, कोई वायलेशन करें रूल्स की, ठीक है, इंग्लिश की कोई वायलेशन करें, लाइक हम मैसेज वाली इंग्लिश अगर लिख दें, वो उसके स्टार्ट में भी अगर हम डबल स्लैश डाल देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, वो उसका हिस्सा ही रहेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं तो उस अगर सपोज करें हमने 100 लाइंस को कमेंट करना है, तो एक तो तरीका है कि हम 100 लाइंस के सामने ये डबल बैक स्लैश डालें, 200 टाइम्स हमें डबल बैक स्लैश डालनी पड़ेगी, ठीक है। हर लाइन के सामने जाकर डबल बैक स्लैश, हर लाइन के सामने, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे मेथड के लिए हमें, या ऐसी कंडीशन के लिए हमें C++ मल्टीपल लाइंस कमेंट का ऑप्शन भी देता है कि अगर हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो हम फर्स्ट लाइन के स्टार्ट पे बैक स्लैश स्टैरिक डाल देंगे और लास्ट लाइन के एंड पे स्टैरिक बैक स्लैश डाल देंगे। इससे इसके दरमियान में जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ। अगर प्रैक्टिस करें इसकी, हमने प्रोग्राम आपको मैंने टर्बो में प्रोग्राम करना सिखाया है, ठीक है, लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो कोशिश करें उसको रन करें, ठीक है, उसमें ये कमेंट्स वगैरह को यूज़ करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।